देखिए बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का ये लेक्चर 11 जिसमें हमने बात करी थी। पिछले लेक्चर नंबर 10 में हमने कॉम्पटन का सूत्र डराइव किया था, जिसको इस फॉर्म में भी लिखा था। अब इस फॉर्म को या इस चीज़ को हमको विश्लेषण करना है, इसके निष्कर्ष निकालना। देखिए इस फॉर्मूले में यहाँ पर H/m0c ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मान होता है 0.02 इंटू 10⁻⁻10 फॉर इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखिए, फॉर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। m0 भी इलेक्ट्रॉन का लिया है, c प्रकाश का भी। अब इसमें हम देखें केस फर्स्ट क्या हो सकता है। केस फर्स्ट, व्हेन स्कैटरिंग एंगल इज 0, स्कैटरिंग एंगल इज 0, यानी प्रकीर्णन कोण अगर 0 है, दैट इज फाई इज इक्वल टू 0 है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 5/2 क्या हो गया आपके पास, साइन 0 इज इक्वल टू 0। ये अगर 0 हो गया, ये अपन मैं b मान लेता हूँ, तो फ्रॉम b लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश, क्या मतलब हुआ, देयर इज नो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग तो है नहीं क्योंकि हमने 0, एंड नो क्वांटम, नो कॉम्पटन इफेक्ट। क्या कह रहे हैं हम कि यदि स्कैटरिंग हो ही नहीं, इसका मतलब इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, तो फाई इक्वल टू 0 हो गया। ऐसी स्थिति में लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश, यानी जो लैम्डा आपतित हुई थी विकिरण की, वही लैम्डा हमको स्कैटरिंग के बाद प्राप्त हो रही है। इसका मतलब देयर इज नो स्कैटरिंग एंड देयर इज नो कॉम्पटन इफेक्ट। इसके बाद देखिए केस सेकंड, केस सेकंड में देखिए व्हेन फाई इक्वल टू 90, यानी स्कैटर्ड फोटोन जो है वो आपतित दिशा से 90 डिग्री के कोण पर स्कैटर्ड हुआ, फाई इक्वल टू 90। ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यानी तरंग दैर्ध्य का विचलन क्या हो गया, H/m0c हो गया, कांस्टेंट के बराबर हुआ। इस तरह से केस थर्ड देखिए, व्हेन फाई इज इक्वल टू 180, इसका मतलब साइन स्क्वायर 180/2 इज इक्वल टू, ये पूरा 1 आ जाएगा, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2H/m0c, और ये है अधिकतम मान होगा, ये है अधिकतम। कहने का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्पटन इफेक्ट में तरंग दैर्ध्य का विचलन अधिकतम कब प्राप्त होगा, जब स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री, स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री का मतलब जिस दिशा से आपतित फोटोन आया है इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया या इंटरेक्शन के पश्चात वो वापस उसी दिशा में अगर लौट जाए, तो ऐसी स्थिति में स्कैटरिंग एंगल होगा 180 होगा, और ऐसी स्थिति में आपको अन्योन्य क्रिया के पश्चात कॉम्पटन प्रभाव में अधिकतम तरंग दैर्ध्य का विचलन दिखाई देगा, और वो होगा 2H/m0c। ये आपके पास उस फॉर्मूले का आपके पास विश्लेषण हो गया। अब इसी कॉम्पटन इफेक्ट में नेक्स्ट जो हमने लिखा था पॉइंट, वो लिखा था प्रायोगिक व्यवस्था। देखिए किस तरह से कॉम्पटन प्रभाव को प्राप्त करने की प्रायोगिक व्यवस्था की गई। तो इसके लिए आपकी किताबों में अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरह के फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उन फिगर्स में से किसी भी एक राइटर की या किसी भी एक रेफरेंस की बुक लेके आप प्रयोग को समझा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक्सरे किरण दर्शाते हैं, एक्सरे किरण प्राप्त करने का तरीका दिखाते हैं। आपको उच्च ऊर्जा की एक्सरे चाहिए इसमें, तो उच्च ऊर्जा की एक्सरे हम, ये आपके पास एक्सरे ट्यूब, इसको हम लिखते हैं एक्सरे नलिका है आपके पास। इससे एक्सरे नलिका क्या होती है, किस तरीके से काम करते हैं, ये आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि एक्सरे कैसे प्राप्त की जाती है। एक्सरे नलिका यहाँ से जो आपको एक्सरे
मिली है, जिसके लिए अपन ने आवर्ती न्यू माना, ऊर्जा अपन ने एच न्यू माना, मोमेंटम हमने एच न्यू बाई सी माना। ये जो विकिरण है ये किसी क्रिस्टल पर आपतित हो रहे हैं। तो क्रिस्टल के हम थ्योरेटिकली मानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसकी अन्योन्य क्रिया होगी। फ्री नहीं हो तो हम इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने क्या मान रखा है थ्योरेटिकली, और जो ये फॉर्मूला भी हमने पहले वाला डराइव किया था, ये फॉर्मूला भी हमने फ्री इलेक्ट्रॉन को मानते हुए ही किया था। फ्री इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जो परमाणु के आंतरिक बंधनों से मुक्त होता है या पूरे जालक में, क्रिस्टल के जालक में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है या किसी भी आकर्षण बलों के द्वारा बंधा हुआ नहीं होता है। ऐसे को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सामान्यतया किसी भी क्रिस्टल के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। यहाँ से ये स्कैटरिंग हुई, प्रकीर्णन हुआ, और प्रकीर्णन के पश्चात हमने आने वाली जो विकिरण है उनकी तीव्रता और उसकी तरंगदैर्घ्य आदि के नापने के लिए एक अलग से संसूचक लगा रखा है। इसको बोलते हैं संसूचक या बोलेंगे डिटेक्टर। इंग्लिश में इसको कोई भी डिटेक्टर आपने लगा रखा है जो रेडिएशन डिटेक्टर है। यहाँ उसके साथ में गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है ना। ये आपके तीव्रता मापी कह लीजिए, उसकी तीव्रता मापी गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग आएगी वो तीव्रता के रूप में आएगी। अब आपके पास जो ये विकिरण आ रहे हैं इसके अंदर आपको प्रेक्षण कैसे प्राप्त होते हैं वो देखिए। प्रेक्षण आपको इस तरह से प्राप्त होते हैं कि लैम्डा है, ये तीव्रता है। तीव्रता किस टर्म में है? गैल्वेनोमीटर में धारा की टर्म में है। ये संसूचक के द्वारा जो आपतित फोटोन की ऊर्जा वो है उसको पल्स में कन्वर्ट करके धारा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है इस संसूचक के द्वारा। ये कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। संसूचक सारा आपकी इसी थर्ड ईयर में नाभिकीय भौतिकी जो है उसमें आते हैं। तो उसके द्वारा ये फिनोमिना है जो रेडिएशंस का, उसको हम इलेक्ट्रिक पल्स में कर देते हैं और वो गैल्वेनोमीटर में धारा के रूप में हमको दिखाई देता है। तो आपको इस गैल्वेनोमीटर में इस तरीके से लैम्डा के साथ में एक ही पीक दिखाई देता है। कब? जबकि हम हमें फाई इक्वल टू 0। आप ये एंगल जैसे प्रकीर्णन एंगल, ये दिशा आने की है, इस दिशा से ये जो प्रकीर्णन हुआ है फाई, तो अगर आप फाई 0 है, सपोज फाई 0 का मतलब ये जो आपका संसूचक है ये आप कहाँ लेके गए? इसी दिशा में लेके गए, इस दिशा में, है ना। फाई को 0 रख लिया, यानी कि अगर आप बिल्कुल सामने रखते हैं फाई को 0 तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि उस स्थिति में आपको लैम्डा ही का एक ही पीक यानी लैम्डा ही आपको मिलता है। और यदि आप फाई 45 डिग्री कर लें तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अगर आप 45 डिग्री पर संसूचक लेके चले जाएं तो आपको यहाँ पर 2 प्रकार की लैम्डा मिलेंगी, यानी रेडिएशंस जो आ रहे होंगे उनमें 2 प्रकार की लैम्डा इसमें मिलेंगी। और एक पीक इस पर्टिकुलर लैम्डा के लिए, एक पीक आपके पास लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा के लिए, तो ये आपके पास डिफरेंस डेल्टा लैम्डा रखेगा। इसी को अगर मैं एंगल फाई इक्वल टू 90 कर दूं तो मैं देखता हूं कि 2 तो रेडिएशंस मिल ही रहे हैं, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये डेल्टा लैम्डा। और लास्ट अगर आप 135 कर लें, फाई इक्वल टू 135 कर लें, स्कैटरिंग एंगल 135 लें, तो ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा। और आपको जैसे मालूम है कि फाई इक्वल टू 180 पर ये और मैक्सिमम। और ये जो आपके पास डेल्टा लैम्डा आ रहा है, अब आपको मालूम है कि इस डेल्टा लैम्डा की एक तो प्रायोगिक वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी? आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके डिफरेंस से आप क्या कर सकते हैं? प्रयोग के द्वारा डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या सकते हैं। और एक डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आपको किस
कॉम्पटन सूत्र से मिल जाएगी जब आप उसमें एंगल रख के निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि जो ये प्रायोगिक जो आपको प्राप्त होते हैं परिणाम, वो प्रायोगिक परिणाम एग्जैक्टली कॉम्पटन के सूत्र के द्वारा एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अर्थात जो कॉम्पटन ने जिस कंसेप्ट पर किस कंसेप्ट पे लिया, इसने कंसेप्ट लिया कि विकिरण किससे मिलकर बने होते हैं, फोटोन से मिलकर बने होते हैं, और उन फोटोन से मिलकर बने होते हैं जब वो किसी सतह पर, प्रकीर्ण की किसी सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं या न्यून क्रिया करते हैं तो कॉम्पटन प्रभाव उत्पन्न होता है। और उस कॉम्पटन प्रभाव में जो प्रेक्षण मिल रहे हैं वो प्रेक्षण कॉम्पटन सूत्र के द्वारा हम बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये कॉम्पटन सूत्र के द्वारा जो एक्सप्लेन हम कर रहे हैं ये एग्जैक्टली आपको ये बताता है कि हमारे पास विकिरण का कौन सा कंसेप्ट है, फोटोन का कंसेप्ट ही लागू होता है। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें जो आपको थोड़ा सा अलग से करना है, अलग से, यदि इलेक्ट्रॉन के स्थान पर प्रोटॉन ले लिया जाए, प्रोटॉन तो क्या कॉम्पटन इफेक्ट होगा या नहीं होगा। अब आपके पास फॉर्मूला लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m0c 1 माइनस cos फाई। अब आपके पास इस फॉर्मूले में आपको केवल आपका ये जो होगा m0, ये आप प्रोटॉन का ले लें, प्रोटॉन के द्वारा आप कर रहे हैं, प्रोटॉन का लिया जाए। m0 जो रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, तो रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन लिया जाए। चूंकि रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास से बहुत ज़्यादा होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा लैम्डा का मान कम हो जाएगा। बस कॉम्पटन प्रभाव तो प्राप्त होगा लेकिन डेल्टा लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, रेस्ट मास। तो ये जो हमने सिद्धांत पूरा फॉर्मूला डेराइव किया ये हमने केवल किसके लिए किया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को मानते हुए किया है, या बहुत बहुत लूजली इलेक्ट्रॉन, वेरी लार्जली लूजली इलेक्ट्रॉन को मानते हुए हमने किया है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन माना हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, टाइटली बाउंडेड, जो कि सामान्यतः हो भी सकता है, आप कह सकते हैं कि नाभिक के जस्ट फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है या सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उससे इंटरेक्शन क्यों नहीं हो रहा, इंटरेक्शन उससे भी हो सकता है, लेकिन उससे जो कॉम्पटन प्रभाव प्राप्त होगा क्योंकि वो टाइटली बाउंड है तो वहाँ पर उसके साथ पूरा परमाणु ड्रैग होगा, और पूरे परमाणु का द्रव्यमान अगर अपन यहाँ पर रखेंगे, रेस्ट मास होगा, पूरा परमाणु क्या होगा, ड्रैग, या हम कह सकते हैं हिंदी में पूरा परमाणु ये क्या हो जाएगा, विस्थापित होगा। और अगर पूरा परमाणु विस्थापित होता है तो पूरा परमाणु का द्रव्यमान इस फॉर्मूले में लेना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में डेल्टा लैम्डा और ज़्यादा कम हो जाएगा और आप उसमें लैम्डा और लैम्डा डैश में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, और डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m0c 1 माइनस cos फाई नगण्य के बराबर आएगा। तो आपको कॉम्पटन इफेक्ट अगर देखना है तो आप क्या करेंगे, बहुत लूजली बाउंड के इंटरेक्शन से ही आपको कॉम्पटन इफेक्ट प्राप्त होगा। ये आपके पास कंप्लीट कॉम्पटन इफेक्ट से कहते हैं, कॉम्पटन फॉर्मूले का डराइव करना, उसके बाद उसका विश्लेषण करना, 3 केस आपको अलग अलग एंगल पे निकालने, और तीनों केस निकालने के बाद उसके बाद आपको कॉम्पटन इफेक्ट की प्रायोगिक व्यवस्था का विश्लेषण करना। ध्यान रखिए प्रायोगिक व्यवस्था को आपको किताब से भी देखिए और प्रायोगिक व्यवस्था की लैंग्वेज भी लिखिए, किताब से जो भी आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं उसका पूरा चित्र बनाइए साफ सुथरा, और आपको ये जो ग्राफ हैं वो ग्राफ भी प्लॉट करके आपको बताना है, और उसके बाद आपको विश्लेषण करना है कि अगर प्रोटॉन लिया जाए या टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा 12, उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या अंतर है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें आप ध्यान रखिए कि हमने क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर्स कंप्लीट कर ली, या यूं कह दीजिए चिरसम्मत यांत्रिकी की
असफलता है, कंप्लीट कर ली। इस असफलता में सबसे पहले हमने परमाणु का स्थायित्व इस प्रकार से नहीं समझा सका किया जा सका क्लासिकल फिजिक्स से। उसके पश्चात फिर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या हमने नहीं की जा सकी क्लासिक से सम्मत भौतिकी से। उसके बाद ठोसों की विशेष ऊष्मा नहीं की जा सकी, व्याख्या नहीं की जा सकी, वो हमने किया। उसके बाद हमने कृष्णिका वस्तु विकिरण की व्याख्या नहीं की जा सकी। उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या नहीं की जा सकी, और फिर लास्ट कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। और इसको इनकी व्याख्या करने के लिए किस तरीके से आइंस्टीन ने, प्लांक ने और कॉम्पटन ने किसकी सहायता ली, विकिरण के फोटोन सिद्धांतों की सहायता ली। इन्हीं फोटोन्स को हम क्वांटा भी कहते हैं, और इसी क्वांटा के वर्ड से क्वांटम यांत्रिकी का